नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, एक तरफ सीएम योगी का बयान बटेंगे तो कटेंगे चर्चाओं में है, दीवारों पर पोस्टर बनकर कई जगह छप भी रहा है, तो दूसरी तरफ बटने और कटने का ये जो फॉर्मूला है ये विपक्ष पर बिल्कुल फिट बैठता है। मुस्लिम वोटों पर विपक्षी पार्टियों की नजर है, लेकिन मुस्लिम वोट किसके साथ जाएगा, इसको लेकर पार्टियां आपस में एक दूसरे को काटने की तैयारी में लगी हुई हैं। महाराष्ट्र में 5 सीट के बदले 25 कैंडिडेट उतारने का अल्टीमेटम समाजवादी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी को दिया है। तो महाविकास आघाड़ी ने सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया और यहां पर एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम वोटों के लिए महाअघाड़ी की लड़ाई। झारखंड में महागठबंधन से आरजेडी नाराज है, तो यूपी में अखिलेश यादव के सामने चंद्रशेखर और ओवैसी। कांग्रेस को अखिलेश किनारे लगा चुके हैं, सबने देखा। यानी बीजेपी विरोधी पार्टियां मुस्लिम वोटों के सहारे चुनावी जंग जीतने की तैयारी में, और आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के दंगल तक में विपक्षी खेमे में सिर्फ एक ही टेंशन है, कैसे हथियाया जाए मुस्लिमों का वोट। विपक्ष की सारी सियासत की धुरी में सिर्फ मुसलमान वोट दिख रहा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है और लगे हाथ समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय अबू आजमी ने महाविकास आघाड़ी को चेतावनी भी दे दी कि अगर गठबंधन में रखना है तो इतनी तो सीटें हमारे नाम कर ही दें, वरना समाजवादी पार्टी 25 सीटों पर ताल ठोकेगी। पवार साहब ने कहा कि बिल्कुल आप आराम से बैठिए और कल दोपहर तक हम पक्का कर लेंगे। दोपहर तक पक्का हो जाएगा सीटें। आपकी जो सीट मांग है वो जायज़ है, हम कोशिश करेंगे आपको 5 सीटें में मिलें। अगर 5 सीटें नहीं मिलेंगी, मैंने कहा कि फिर नहीं मिलेंगे तो फिर मैं आजाद पंछी की तरह से जो चाहूँ करूँ। मैं 25 सीटें आप लड़ेंगे? 25 पक्का लड़ूंगा। अबू आजमी के अल्टीमेटम ने महाविकास आघाड़ी को टेंशन में डाल दिया है, लोगों को जवाब देते ही नहीं बन रहा है। देखिए, अबू भाई जी से हमारी बातचीत चल रही है, जो सीटें उनके पास है वो तो उनको मिलने वाली है, लेकिन उनसे पहले उसने अबू भाई ने उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी, ये भी ठीक नहीं है। मुस्लिम बाहुल सीटों को लेकर लड़ाई कितनी तीखी है, उसके संकेत खुद अबू आजमी ने मालेगांव के मंच पर दे दिया था, और तब अखिलेश भी उनके साथ मंच पर थे। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। अखिलेश की पार्टी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि ध्रुवीकरण होगा तो उसकी झोली में मुस्लिमों के वोट गिरेंगे, और महाराष्ट्र के साथ यही रणनीति उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी अपनाती दिख रही है। ये हमारी रणनीति है, ये हमारा तरीका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, उन्हें हराएं। मुस्लिम वोटों के बंटवारे की लड़ाई झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए बड़ी फूट का काम कर रही है। एक तरफ सीटों का गणित है तो दूसरी तरफ कौन किस पर भारी, ये भी जताने की कोशिश। चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे मौलाना साद साहब का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, या अखलाक का मामला हो, या पहलू का मामला हो, या नजीब का मामला हो, या कहीं भी कोई जुल्म हुआ हो। और अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में चाहे वसीम की हत्या हो, जिस तरह का जुल्म बहराइच में हो रहा है, जिस तरह का जुल्म बुढ़ाना में हो रहा है, ये नेता जिनको आपने 37 एमपी जिनके बना दिए, वो चद्दर तान के इसी में पड़ के सो रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद सड़कों में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। मुस्लिम वोटों के लिए कसरत कर रहे विपक्ष का मुकाबला बीजेपी योगी फॉर्मूले के साथ कर रही है। योगी ने हिंदू एकता का नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे की बात कही थी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को एक ही टेंशन है कि मुस्लिम वोट ना बटे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो रिपोर्ट आपने देख लिया। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब जुड़े हुए हैं, अरविंद सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी के जो प्रवक्ता हैं वो भी मौजूद हैं, और हमारे साथ में आदिल हसन साहब एआईएमआईएम प्रवक्ता मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपसे जब पहले चर्चा हुई थी गठबंधन धर्म की आप बात कर रहे थे, लेकिन अब तो अल्टीमेटम दे दिया अबू आजमी साहब ने और कह दिया कि 5 नहीं तो 25 100% लड़ेंगे।
हिमांशु जी, इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं, हाँ। हर दल के अपने दावे हैं सीट को लेकर के। जो हाँ। अंतिम फैसला होगा, गठबंधन के सभी लोग जितने एलाई हैं इंडिया गठबंधन के, सब लोग मिल बैठकर अपना फैसला कर लेंगे और जिन सीटों पर चुनाव लड़ना होगा वो आपको समय रहते बता दिया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है कि पार्टी अपना दावा करती है किसी भी सीट को लेकर के, और जो सहमति आम सहमति बनती है गठबंधन की, तो उसे अंतोगत्वा मानती है हर एक पार्टी। तो मुझे लगता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की अराजकता है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश के हर वर्ग को ठगने का काम किया, वो चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बेटियां हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो, सबको ठगने का काम किया है। तो उससे देश को बाहर निकालने की जरूरत है। प्रोफेसर और धर्मेंद्र इसी यादव के जी, सुनिए बड़े- ना, बीजेपी पर मैं आऊंगा, लेकिन मैं आपसे तरह ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने क्लियरिटी देते हुए सबसे पहले ये कहा कि गठबंधन फैसला लेगा, उसके बाद बता दिया जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर आपने फैसला लिया, कांग्रेस ने आपका साथ दिया, तो फिर महाराष्ट्र में आप लोगों ने तो प्रत्याशी भी घोषित कर दिए थे। शिवसेना तो कह रही है ऐसा थोड़ी ना होता है कि बिना बात किए आपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, ये कैसे? नहीं, फैसला जो अंतिम फैसला होता है वो सारी पार्टियों के जो गठबंधन के एलाई हैं उनके शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ के बातचीत करके अंतिम फैसला होता है। तो और वहां तो हुआ आपके नहीं ना? सामने वो फैसला आ जाएगा। नहीं, तो वहां तो नहीं आने हुआ ना। वाले- तो अबू आजमी साहब ये कह रहे हैं कि फिर हम 25 पे लड़ेंगे, तो ये गठबंधन का इंतजार कर लेते बैठकों का। वो तो मना कर रहे हैं, नहीं, हम- 25 सीट तो बहुत ज्यादा है। हाँ, देखिए, हर पार्टी के अपने दावे हैं। पार्टी जहां मजबूत है, पार्टी का जहां संगठन है, वहां दावा जरूर करेगी पार्टी। अंतिम फैसला मैंने आपको बताया, अंतिम फैसला जो गठबंधन के एलाई हैं सभी के साथ मिल बैठकर आपको समय रहते बता दिया जाएगा। तो मतलब मैं वही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन धर्म आपने निभाया, लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन धर्म नहीं, वहां पर स्वार्थ आ गया। हिमांशु जी, समाजवादी पार्टी का इतिहास अगर आप देखेंगे तो हमने गठबंधन धर्म को पूरे जिम्मेदारी के साथ और हमेशा बड़ा दिल दिखा करके, देश को ऊपर रख के, दल को ऊपर रख के नहीं किया है। आप चाहे हरियाणा का चुनाव ले लीजिए, चाहे उससे पहले 2024 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए, इससे पहले 2022 में हमने जिससे गठबंधन किया था, हमने बसपा से गठबंधन किया था, कांग्रेस से गठबंधन किया था, हमने आरएलडी से गठबंधन किया था, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी सुभाषपा से गठबंधन किया था। हमने हर एक गठबंधन के जो हमारे एलाई थे उनके साथ बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन धर्म निभाया था। और हमेशा समाजवादी लोग किसी से छल करने का काम नहीं करते हैं। छल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के पास, उसको करने दीजिए। ओके, देश चलिए जानता है। ठीक है, ये आप बीजेपी पर ले आए, लेकिन ये स्पष्ट यहां पर दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप मजबूत थे तो आपने अपनी मन की चलाई, लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आती है तो वहां पर आपने कहा कि गठबंधन जाए इधर उधर, हमें अपनी सीटों से मतलब है। वरुण पुरोहित जी, क्या आप सहमत है समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है, हम 25 सीटों पर लड़ेंगे, 5 नहीं तो? हिमांशु जी, मैंने कई बार डिस्कशंस में कहा, पिछले 10 साल में जब से मोदी सेंट्रिक बीजेपी की सरकार है, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है कि मिलिशिया फॉर्मेट है, राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, देश में मिलिशिया व्यवस्था है, पुलिसिया व्यवस्था है। तो वो चाहते हैं जैसी दूसरी पार्टियां करें। भाई, लोकतंत्र में मैंने आपको कहा किसी की भी वॉइस है वो रेज कर सकता है आदमी। अबू आजमी ने एक रेखा का उल्लंघन जरूर किया है, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो देखिए, एक 150 करोड़ आदमी, अभी अपन इतने टीवी पे बैठे, सबके अलग एक फॉर्मेट में थोड़ी विचार आएंगे। कंप्यूटर का बटन दबा दिया, वैसे के वैसे शब्द सबके निकलेंगे, तो सबका अलग अलग है। जहां तक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है, लोकतंत्र में हर आदमी कोई ना कोई अपना विचार व्यक्त करता है। इसको भारतीय जनता पार्टी, आज की बात करो, अटल जी अडवाणी जी की बात नहीं करता हूं मैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। दूसरा, आपका जो एक हेडिंग टॉपिक आ रहा है, मुसलमान वोट, भाई 10% वोट, कहीं 15% वोट, कहीं 8% वोट, उसके लिए विपक्ष मूर्ख है क्या? तो मुसलमान करेगा और बाकी 80-90% नहीं, इस पॉइंट पर भी मैं कहूंगा, लेकिन क्या यहां पर जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक है, आपको लगता है? समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड है, हमारा अपना स्टैंड है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सवाल नहीं पूछेंगे कि जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो कांग्रेस एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आती है तो वहां पर समाजवादी पार्टी एडजस्ट क्यों नहीं कर रही? बेसिकली आपको करना तो इस गठबंधन को मजबूत है ना, आपको बीजेपी के विरोध में लड़ना है ना, फिर वहां वो एकता कहां चली गई? आप बिल्कुल सही कह रहे हो हिमांशु जी, एकता बिल्कुल है। जो अभी आप जब फाइनल टैली देखोगे ना, उसमें आपको जो आप कह रहे हो वही नजर आएगा। चुनाव से पहले मैंने कहा अलग अलग पार्टियां अलग अलग बात करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस हैं वो नहीं करते हैं क्या? बाद में फिर एक हो जाते हैं। तो अलायंस का मतलब यही होता है, अपने अपने डिस्कशंस करेंगे, अपने आदमी को सब टिकट दिलाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा मेरे आदमी को टिकट मिले, आप चाहोगे अपने आदमी को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले। जब फाइनल डिसीजन होगा उसके बाद अगर आपको लगे, जो आप अभी प्रश्न पूछ रहे हो, तो मैं उस बात का भी उत्तर दूंगा। हाँ, उत्तर प्रदेश की जो बात थी वो, ये देखिए प्रैक्टिकल बात है। राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार का राष्ट्रीय ऑरा है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं किसी का। और जो स्टेट के अंदर उत्तर प्रदेश में
मेरे को कोई गुरेज नहीं कहने से अखिलेश और समाजवादी पार्टी वो मजबूत है। इसमें हम क्यों झूठ बोले, सच बोले। भारतीय जनता पार्टी की जैसे पाखंड चल कर, अब जैसे महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हो तो वहां शरद पवार जी की पार्टी, वो कांग्रेस के निकले हुए नेता हैं और कांग्रेस शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन क्योंकि सीनियर मोस्ट है तो उनकी बात सब मानते हैं। तो जैसे कहाँ मानते हैं? अब वो आपने कहाँ मान रहे हैं? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ गठबंधन की। अब गिरी साहब ये किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है आप बताना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि जो करती है बीजेपी करती है। नहीं, बहुत लोग तो ऐसे हैं दीक्षित जी कि उनके घर में लड्डू भी बटे तो कहेंगे कि बीजेपी ने कर दिया। उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है कि अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग हैं, अपने अपने अहम के अपने अपने आग हैं। आप देखिए सब क्या कह रहे हैं, इसमें हमारी जरूरत ही नहीं है। इसमें जूतम पैजार इतनी ज्यादा है कि इसमें विपक्ष की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सब चाहते हैं कि दूसरे की सीट आए लेकिन हमसे कम आए। और कांग्रेस तो बेचारी की वो हालत है कि हरियाणा की हार और कश्मीर के दुत्कार के बाद शर्मसार कर दिया सपा ने उसको। उत्तर प्रदेश सपा ने कहा कि 2 कौड़ी की भी नहीं हो तुम। 2 सीटें दे रही थी जिस पर कांग्रेस की कोई जमानत जब्त हो जाती। कांग्रेस बेचारी मुंह छुपाए हुए है और जाकर के वहां पर उनके कांग्रेस की कब्र पे, और कांग्रेस कितनी कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, कांग्रेस हो, कांग्रेस मोपनार, कांग्रेस की क्या दुर्दशा हो रखी है इस देश में। जो कभी राष्ट्रीय दल होता था, क्षेत्रीय दलों के सामने कटोरा लेके खड़ी है कांग्रेस। और देखिए अखिलेश और चिरकुट और क्या क्या तमाम तरह के नैरेटिव्स की अगर आप बात करें, और महाराष्ट्र में आप जिस तरह की धमकी दी जा रही है, और जो आपने अपना स्लोगन चल रहा है आपका कि तू मान ना मान तू मेरा मुसलमान की जो राजनीति चल रही है इंडिया अलायंस में, उसे सबसे बड़ा खिंचतानी यही चली है कि मैं सेकुलरिज्म का सूरमा हूं, चैंपियन हूं, मेरे चलते वोट मिलेगा। तुम 5 नहीं दोगे तो 25 सीटों का नुकसान करेंगे। तो ये थ्रेट पॉलिटिक्स, एक दूसरे को धमकाने की राजनीति चल रही है। एक जूतम पैजार हो रहा है, दूसरे के कपड़े उतारने की राजनीति चल रही है, जिसमें आप कह रहे हैं कि सब हर आप मुझे पूछा उनके दल से रहे, बता हमारे बारे में रहे तो हमारी कितनी मशहूर है। हमारा नाम लेके खुद को जीवित रखा है उन लोगों ने। भाजपा का भय दिखाकर एक दूसरे को जिंदा रखा है कि अगर तुम हमसे हटे तो भाजपा आ जाएगी। अच्छा, ये बात तो है, क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जब सवाल किया तो अटैक बीजेपी पर हुआ, अपनी बात यहां पर नहीं की। मैं इस पर जवाब जरूर लूंगा, लेकिन अरविंद सिंह जी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक, एक बार बताइए, योगी हिंदू वोट एकजुटता की बात करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे वाली बात यहां पर की जाती है, लेकिन हिंदू वोट तो यहां पर छोड़ दीजिए, यहां तो मुस्लिम वोट ही कट रहा है। जो इन्होंने कहा मान ना मान तू मेरा मुसलमान, ये धनंजय गिरी कह रहे थे। तो क्या यही पॉलिटिक्स है? यहाँ पर मुस्लिम वोट तो पूरा कटता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव, आजमी साहब और ओवैसी सब यही चाहते हैं कि मुसलमान वोट उनके पास रहे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्ष का पूरा जोड़ केवल और केवल मुस्लिम वोट को इंटैक्ट रखना है और अपने पक्ष में रखना है। विपक्ष का सारा जोड़ इसी पर है। और मैं तो कहता हूं हिमांशु जी कि कांग्रेस सहित विपक्ष आज से खेल रहा है, क्योंकि इस मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते भारत एक बार बढ़ चुका है। और इसका बीजारोपण कांग्रेस ने किया था 1919 में, जब खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। खिलाफत आंदोलन तुर्की का था, तुर्की के आंदोलन से भारत को कोई लेन देन नहीं था, लेकिन कांग्रेस को लगा कि इस्लाम को सपोर्ट करेंगे तो भारत के मुसलमान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में जुट जाएंगे। कांग्रेस के मानस में उस समय था कि मुसलमानों की निष्ठा भारतीयता से ज्यादा उनके धर्म में है, उनके मजहब में है। और वही राजनीति इस समय दोहराई जा रही है। ये बेहद शर्मनाक है। चुनाव होना चाहिए विकास के आधार पे, चुनाव होना चाहिए शिक्षा के आधार पे, चुनाव होना चाहिए सुरक्षा के आधार पे, चुनाव होना चाहिए अच्छे प्रशासन के आधार पे। लेकिन आप बताइए, जिस कांग्रेस का विपक्षी एकता का नेता तो कांग्रेस है, मूल ही मुस्लिम तुष्टीकरण हो, डीएनए मुस्लिम तुष्टीकरण हो। और मैं 4 तारीख आपको बताऊंगा, 1959, 1968, 1976 और 2005, ये 4 डेट है जब गांधी नेहरू परिवार का मुखिया जाके बाबर के समाधि पर सर नवाता है। ये क्लियर होता है कांग्रेस भारत में मुस्लिम एजेंडा। अरविंद जी थोड़ा सा एक बात और क्लियर करिए, क्या जो जितने भी ये विपक्षी दल हैं, क्या इनकी मंशा ये है कि मुस्लिम वोट इनके साथ में तो रहे, लेकिन इनके ऊपर नाम ना आए कि ये वाली मुसलमान वाली राजनीति करते हैं? नहीं, अब तो खुल के बात होती है। कोई भी नेता मंच पे खड़ा होता है विपक्ष का और कांग्रेस का, और बेशर्मी के हद तक जाके केवल और केवल मुस्लिम हितों की बात करता है। मैं कहता हूं भारत बड़ सेकुलर कंट्री है। आप भारत के नागरिकों के हितों की बात करिए, भारत के जनता के हितों की बात करिए, भारत के विकास की बात करिए। एक मुस्लिम आइडेंटिटी अलग से आप क्यों कायम कर रहे हो?
इस देश में 100 से अधिक मजहब बताइए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, बताइए, आप भारत की बात करिए, आप सबकी बात करिए। अब आप पर सवाल तो इसलिए भी उठा रहे हैं कि 5 सीट और वहां पर 5 मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र। अभी अबू आजमी साहब ने वहां पर तो सभा भी की थी। अब बताइए सर। अब सुन लीजिए जी। हिमांशु जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या, वहां से लोगों ने जनादेश दिया, समाजवादी पार्टी को जन आशीर्वाद दिया कि जाइए और देश की सेवा करिए। ये लोग मुंह में कालिख लगने के बाद भी अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे, तो क्या आप क्या कर सकते हैं? देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बात पीडीए जान गया है कि पीडीए को बटना नहीं है, नहीं तो कटने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। कटना काटना इनके डीएनए में है। यही भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। और ये 1965 और 1947 की बात कर रहे थे। उस भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों से नहीं पूछ पा रहे हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे और उनके पेंशन पे अपना जीविका चलाते थे, और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को तैयार करते थे। ये इनका इतिहास है, इनका योगदान है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आई धनंजय गिरी जी। धनंजय गिरी जी, आपने सुना प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा? एक मिनट। आजादी में कोई योगदान नहीं, गुणगान कर रहे उसका। ठीक है, मैं आपका सवाल पहुंचा देता हूं वहां तक। धनंजय गिरी जी, एक बात आपने देखी, बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने कही कि योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन ये गंभीरता से किसने ले लिया? पीडीए ने ले लिया। देखिए दीक्षित जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, जिनको पैदा हुए अभी सावन में सियार का जन्म हुआ और भादों की बाढ़ देखकर कह रहा है कि इतना पानी तो कभी देखा नहीं था। जिस पार्टी का जन्म ही 25 साल पहले हुआ है, वो आजादी की बात करते हैं। और इन्हें क्या पता? अलब के एक बड़े आलिम जुनैद ने बताया, जिन्हें खुद की खबर नहीं, खुदा का एड्रेस देते हैं। बहुत लोग हजारों साल की संस्कृति की बात कर रहे थे, जिनके धर्म को पैदा हुए हजारों साल नहीं हुए। तो इस तरह की मुनाफत और मक्कारी इस मुल्क में बखूबी जारी है। और इस्लाम के खिलजी से लेकर खुजली तक को सहलाने की जिम्मेवारी जिस पार्टी ने ली है, उसी का नाम समाजवादी है। ये समाजवादी पार्टी। और तो कहिए कि भाई मथुरा में गुलामी मानसिकता तुम्हारे दिमाग में भरी हुई है। गुलाम रहे हो पूरा जीवन, मानसिक गुलामी बाहर निकली नहीं। अंग्रेजों के गोद में बैठ के खेलने वाली पार्टी के आप बन रहे हो बहुत बड़े इतिहासकार। भारतीय जनता अच्छा ठीक है, सुन तो लीजिए। अब आपने भी तो इतिहास की याद दिलाई ना। बैठते नहीं थे, मुझे बताइए यादव जी, आपने भी याद दिलाई ना, तो एक बार उनको सुन लीजिए। हाथ नहीं है, मुझे बताइए गोडसे कौन है? बताइए किस पार्टी का है, किस? देखिए अब इतिहास में आप भी जा रहे हैं तो उनको भी सुनिए ना। गिरी साहब बोलिए। यादव जी प्लीज थोड़ा सा रुकिए। गांधी की हत्या कब थी उसने बता दीजिए। कौन सा नेता है जो आपका उसका खंडन करता है? माला पहनाते हो आप लोग, जिन्ना की चादर पे मजार पे चादर चढ़ाने वाले आपके बड़े नेता अडवाणी जी, उनके बारे में। अच्छा सुनिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आप सुनिए। अगर आप बोलते रहेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। आजादी से पहले की बात हो चाहे बाद की बात हो, आज भी वही काम कर रहे हो। बहराइच में अच्छा प्रोफेसर साहब एक बात बताइए। प्रोफेसर साहब, अरे आप तो प्रोफेसर है ना, सुनिए ना प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आप तो प्रोफेसर हैं। जब कोई क्वेरी आप सुनेंगे नहीं तो आप जवाब कहां से देंगे? अब आपने क्वेरी उठाई है तो जवाब भी लीजिए ना प्लीज। हमारी पार्टी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? कैसे सुनेंगे? बाप से पार्टी को छीना था। कैसे सुनेंगे? बाप पद से धकिया के पार्टी ली थी। कैसे सुनेंगे? अपने बाप को धकिया से ऐसे घटना विचार के लोगों को संस्कार सुनाना है, जिसने अपने बाप से पार्टी छीनी थी। अपने बाप की सहकारिता का मन, अपने बाप से पार्टी छीनने वाले इस मुल्क की बात करेंगे जिसने अपने बाप से पार्टी छीनी थी। सराय अपने बाप को बेइज्जत किया था। जिस लोगों ने अपने बाप को बेइज्जत करके अपनी पार्टी आई थी, ऐसे घटिया मानसिकता के लोग भी बात करेंगे। और बात प्रोफेसर हो जाए तो क्या हो जाएगा? घटिया आदमी, घटिया मानसिकता के लोग। सत्यानाश कर दिया, महिलाओं का सत्यानाश कर दिया, बाप को देकर लिया था, सत्यानाश कर दिया, बाप को, सगे बाप को बोलने की। अच्छा पार्टी ऐसी गिरी मानसिकता के लोग हो। जहर के अलावा कुछ बोल तो दे सकते हो। विकास की बात कर लो, महिला की बात कर लो, किसान की बात कर लो, शासन की बात कर लो। अच्छा ठीक है, अब ठीक है प्रोफेसर साहब, अच्छा रुकिए ना, आप कंटिन्यू बहुत देर तक बोले। प्रोफेसर साहब कंटिन्यू बहुत देर तक बोले, थोड़ा सा रुकिए ना, फिर मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। आपकी बात पूरी रखी जाएगी। ये जो दोपहर की नंबर 1 डिबेट है ना, इसमें आपने पहले भी देखा होगा, किसी को रोकते टोकते नहीं है, पूरी बात सुनते हैं और आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, लेकिन दूसरे को भी सुनिए। बोलिए गिरी साहब। हिमांशु जी, नाथूराम गोडसे का मंदिर एकमात्र आदमी ने बनवाया, बाबूराव आज किस पार्टी का नेता है? कांग्रेस पार्टी का। किसने उसको पार्टी में लिया? कमलनाथ ने। किसका अलायंस है? समाजवादी का। तो इन्हें गोडसे गॉड से कम नहीं लगता है, क्योंकि उसके नाम पर गांधी को बेच रहे हैं, नकली गांधियों के साथ मिलकर के। पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहां लंबा इतिहास है।
हमारे परिवार में भी लोग आजादी की लड़ाई लड़े। डॉक्टर हेडगेवार संघ के संस्थापक खुद 42 के आंदोलन में जेल गए थे। जंगल सत्याग्रह में 13 महीने की जेल काट के आए। कांग्रेस के महाराष्ट्र के सरकार ने उन पर इसका डॉक्यूमेंट्री बना करके उनका सम्मान किया। कांग्रेस की घटिया बीच में बोलना नहीं। हिमांशु दीक्षित जी, अगर ये घटिया लोगों को बात है तो प्लीज। नहीं, आप किसी को पर्सनल हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि डेकोरम एक बना के रखते हैं ना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बात तो सुन लो भाई। ठीक है, अच्छा एक मिनट, वरुण जी, मैं अब थोड़ा सा माहौल लाइट हो जाता है, उसके बाद फिर मैं दोबारा आऊंगा। अच्छा सुनिए, आदमी को अब डॉक्टर बना दिए, प्रोफेसर बना दीजिए। वो जितना जानता है कुप मंडूक है उतना ही बोलेगा, उस सुनने के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि उसका सब सामने आ जाएगा कि कैसे। नहीं। अच्छा वरुण पुरोहित जी, ये तो आप मानेंगे ना कि जिस तरह की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी AIMIM महाराष्ट्र में कर रही है, फोकस सिर्फ मुस्लिम ही है, केंद्र बिंदु में मुसलमान ही है। देखिए हिमांशु जी, भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु तो गांधी परिवार और कांग्रेस है। अभी धनंजय गिरि जी कितनी बार तो कांग्रेस शब्द का उपयोग किया, कितना गांधी जी परिवार के लिए नकली पता नहीं क्या गंदे गंदे शब्दों का दूसरे। ये आदमी का जो बैकग्राउंड, आपके संस्कार बताते हैं। अभी कह रहे मेरे परिवार में स्वतंत्रता सेनानी, तो भाई अगर आपके परिवार में स्वतंत्र सेना, तो आपके गंदे शब्द जुबान पे आ ही नहीं सकते। मेरे तो नहीं आ रहे। अरविंद सिंह जी भी ऐसे शर्म और पता नहीं क्या क्या शब्दों का, खिलाफत मूवमेंट कहाँ तक चले गए, तो खुद के मूवमेंट नहीं बता सकते। अच्छा सवाल मत लीजिए, मैंने जो तथ्य रखे तथ्यों के आधार पर खंडन कर सके तो करिए। अरे वरुण जी सवाल पे आ जाइए, जो मैंने सवाल पूछा। आपने जो सवाल किया वो एक समाजवादी पार्टी, इतने गोडसे की मूर्ति बनाई कांग्रेस में क्यों है, इसका जवाब दे दे। मैनर्स नहीं है क्या आपको? बिल्कुल, मैं बोला था कि आपके बीच में बोला एक बार भी। सवाल का जवाब दे दीजिए। अच्छा सुनिए ना, सवाल पूछ। अच्छा सुनिए ना वरुण जी सुनिए पार्टी में क्यों बेकार बात करते टीवी में। धनंजय जी फिर मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, मैं मुद्दे पर वापस रहना चाहता हूँ, प्लीज समझिए ना। अगर ट्रेन डिरेल होती है तो उसको वापस ट्रैक पे लाना मेरी जिम्मेदारी है। वरुण जी बताइए प्लीज, बताइए। चाहे वो अबू आजमी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ओवैसी हो, सबका केंद्र बिंदु में तो मुसलमान वोट बैंक है ना महाराष्ट्र में। देखिए मैं दूसरी पार्टी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आप जो चाह रहे हो वो बात सही है। समाजवादी पार्टी के तो खाली मुसलमान नहीं, दूसरे ओबीसी वगैरह भी केंद्र बिंदु है, और ओवैसी जी की पार्टी का केंद्र बिंदु मुसलमान है, क्योंकि उनके उसी हिसाब से राजनीति चलती है। आज भारतीय जनता पार्टी के अपने केंद्र बिंदु बना रखे। तो पॉलिटिक्स में एक सेट फॉर्मेट नहीं होता है। मैंने कहा ना, पार्टी विद द डिफरेंस या मॉरलिटी एथिक्स तो समाप्त हो चुके पिछले 10 साल में देश के अंदर। आप किसी भी पार्टी की चर्चा करोगे तो उसके बारे में आप एक मॉरलिटी एथिक्स की बात नहीं करते। अरे कांग्रेस ने 49 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, तो क्या वो मोरालिटी थी इनकी? इस देश में पंडित नेहरू ने हिटलर का चेहरा लिखने के कारण मजरूर सुल्तानपुरी को 17 महीने की जेल भेजी थी, क्या मोरालिटी थी? कांग्रेस की कितनी मोरालिटी है भाई? इस देश में 99 बार राष्ट्रपति शासन लगाने वाली कांग्रेस मोरल सरकार थी। मोरल रिश्ता नहीं है, क्या मोरालिटी रही है कांग्रेस की? अकेले सवाल पूछ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं सवाल पूछ रहे क्या बात करोगे मॉरलिटी एथिक्स की? हाँ सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा एक मिनट प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, गांधी के हत्यारे गोडसे को कांग्रेस पार्टी में रखते हो और मोरालिटी की बात भी करते हो, और गांधी का नकली टाइटल नकली कांग्रेस पर वापस आते एक मिनट वापस अरविंद जी सुनिए ना। अरविंद जी झारखंड, महाराष्ट्र, सब जगह जो वोट बैंक की बात की जा रही है, जिस पर नजर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कई पोस्टर हमने देखे हैं कि महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर लगे हैं, जहां एक तरफ हिंदुत्व की बात चल रही है, एकनाथ शिंदे अलग बात करते हैं, तो दूसरी तरफ बाकी के दल चाह रहे हैं कि बाकी का जो वोट बैंक है वो उनके पास चला जाए, और इसको लेकर वो खुलकर जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं, कोशिश अपनी तरफ से कर भी रहे हैं। लेकिन क्या यही कोशिश में जो MV है, MVA, क्या ये कमजोर पड़ता दिख रहा है आपको? एक बार दोबारा दोहराइएगा, आपकी आवाज। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ वाला फैक्टर महाराष्ट्र में दिख रहा है, वो एक वोट बैंक की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ दूसरे वोट बैंक पर महाविकास आघाड़ी की नजर है। लेकिन जो खींचतान चल रही है, इससे क्या महाविकास आघाड़ी कमजोर हो रही है? देखिए, महाविकास आघाड़ी जो है वो कमजोर हो रही है या मजबूत हो रही है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये तो जनता बताएगी। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि बीजेपी तो क्लियर है, बीजेपी ने क्लियर कट कहा है
कि एक देश एक कानून लागू होना चाहिए। सांप्रदायिकता छोड़िए, कांग्रेस क्यों नहीं सपोर्ट करती है? क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में सांप्रदायिकता है। और दूसरी बात मैं कहूं, बटोगे तो कटोगे, ये कहना क्या बुरा है? वेदों से लेकर और सारे उपनिषद तक कहते हैं एक रहो। एक होना बहुत पवित्र मंत्र है, सबको एक होना चाहिए। संगठन में शक्ति होती है, तो कोई नेता कहे या पार्टी कहे एक हो, तो एक होने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक होना अपनी रक्षा के लिए कर रहे, वो नहीं कर रहे एक होके किसी को काट दो। वो कह रहे हैं कि एक हो जाओगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। कांग्रेस क्यों नहीं खुलकर कहती है कि हम धर्म और सांप्रदायिकता का सपोर्ट नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि एक जन और एक कानून लागू होना चाहिए। भारत के नागरिक संविधान के दृष्टिकोण से एक माने जाने चाहिए, लेकिन नहीं कहेंगे। ये गांधी नेहरू परिवार की बात कर रहे थे हमारे वरुण जी। नेहरू से लेकर और राजीव तक ये डूबे हुए हैं आकंठ सांप्रदायिकता में और मजहबी सोच में। अच्छा, ठीक है, हाँ बताइए पुरोहित जी, जवाब दे दीजिए, फिर प्रोफेसर यादव। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने शुरुआत में भी आपको कहा, अभी फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई राजनीति किसी की हो नहीं सकती। जब तक उच्चारण कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का जुबान से नहीं हो, किसी की राजनीति, किसी की डिबेट पूरी नहीं। दूसरी जो बात है, अरे बोलने दो यार, बीच में बोलने। अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा ही नहीं मानेंगे ना ये लोग। अरविंद जी जवाब ले लीजिए ना। नहीं मानोगे आप, बीच में बोले बगैर नहीं मानोगे, 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 बीच में बोले बगैर नहीं मानोगे। आप क्या चाहते हो कि वन मैन वन डिबेट हो? वो आप क्या चाहते हो? वन मैन वन डिबेट हो? आवाज नहीं, आप लोग चाहते हो वन मैन वन डिबेट हो? नहीं, ऐसे हिमांशु जी, ऐसे जवाब नहीं आ पाएगा। अरविंद जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज, थोड़ा सा अरविंद जी को ऑडियो डाउन करिए। अरविंद जी प्लीज आ रहा हूँ मैं, आपका सवाल हो गया, अब इनकी बात हो जान दीजिए। हाँ वरुण, दोनों पैनलिस्टों को देख लो, पॉइंट बोलने नहीं। मैंने आपको ना ये डिबेट में भी नहीं बोलने देना चाहते। जो अगर बीजेपी कोई चीज चाहती हो, कांग्रेस क्यों चाहेगी? भाई रेप्लिका है क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी की? ये कांग्रेस ऐसे नहीं चाहती, ऐसे नहीं चाहती, वैसे नहीं चाहती। जब डिबेट में किसी को बोलने नहीं देते, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। इसलिए इनका इंटेंशन वन नेशन वन बात करते रहते हैं दिन भर। तो भाई आपको किसने रोका? अभी चुनाव हुए थे, चारों राज्यों को साथ करा, क्यों घबराए हरियाणा चुनाव के पहले? और घबरा गए क्योंकि अपना एजेंडा लागू करना है। तो ये चीज जो है, इनके अंदर डेमोक्रेटिक मतलब जो साइकोलॉजी थी वो है ही नहीं। डिबेट में नहीं होती। मैं तो नहीं बोलता किसी के बीच में अगर कोई गलत टिप्पणी भी गांधी परिवार के लिए, ठीक है, वो भी सुन लेता हूं मैं, पर ये नहीं सुन सकते। चलिए आपका जवाब, हाँ आपने बोल दिया। लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जब एकजुटता वाली बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे वाली बात करते हैं, तब आप सांप्रदायिक वाली बात करते हैं। लेकिन अबू आजमी साहब भी वही बात कर रहे हैं। आपने जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं उसमें अबू आजमी, रईस शेख, रियाज आजमी, निहाल अहमद, जहांगीरदार, ये आपने उतारे हैं। तो आप भी तो एक तरफा बात कर रहे हैं, आप भी तो एक ही जगह की बात कर रहे हैं। तो आपके बारे में कोई ऐसा क्यों नहीं कह सकता? हिमांशु जी, इस देश का संविधान इस देश के हर धर्म के मानने वालों को नागरिक कहता है, और हर नागरिक का हक है चुनाव लड़ना। वो कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, मैं भी लड़ सकता हूँ, आप भी लड़ सकते हैं, अरविंद गिरी भी लड़ सकते हैं, और सारे लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें नाम से क्या लेना देना हमें? भारत के संविधान के हिसाब से नागरिक है कि नहीं भारत का? अब भारत के नागरिक को आप धर्म में बांट दो तो फिर तो आदमी कहते हैं कि हमें आठ विधायक मिल जाएं। अब सुनिए, हाँ, अब सुनिए, तो फिर कोई मुसलमानों को कोई कुछ कर नहीं पाएगा, तो सिर्फ मुसलमानी विधायक चाहते हैं ना वो भी, अब मुसलमानों पे ही नजर है। नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीता, इंडिया गठबंधन ने 43 सीट जीता, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट जीते उत्तर प्रदेश में, तो क्या उत्तर प्रदेश के हर धर्म हर जाति के लोगों ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन वोट नहीं दिया? हर धर्म और हर जाति के लोगों ने टिकट नहीं लिया? हर धर्म हर जाति के लोग सांसद नहीं बने? जब महाराष्ट्र में हर तरफ की बात तो अखिलेश जी ने की नहीं, क्यों नहीं की? बिल्कुल पीडीए की बात बताइए आपने। जब महाराष्ट्र में आप लोग मंच पर गए, महाराष्ट्र में आप जब मंच पर गए, अबू आजमी थे, तो वहां पर वक्फ की बात हुई, आपको टारगेट किया जाता है, आप लोगों को निशाना बनाया, बस यही बात की, ओवरऑल और कोई बात नहीं करी। मैंने पूरा सुना उन्हें। नहीं, माननीय अखिलेश जी ने हमेशा पीडीए की बात करी है, और पीडीए की ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी के दिन में भी सपने दिखाई दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है, और बहराइच दंगा करवा के ये बात बिल्कुल तय हो गई है। बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुद कही है कि ये दंगा प्रायोजित था। मुझे ये बात समझ में नहीं आता, मुझे ये बात समझ में नहीं आती वाकई धर्मेंद्र यादव जी। इस देश से छुपा हुआ नहीं है, इनकी जिहादी मानसिकता पूरा देश जान गया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है धर्मेंद्र यादव जी, ये मेरा सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं धनंजय गिरी जी से भी, आपके लिए भी है, लेकिन धनंजय गिरी से मैं इस सवाल का जवाब लूंगा कि फूट आप लोगों में पड़ती है, लड़ाई आप लोग नहीं, सुनिए ना, सुनिए, इसलिए क्योंकि आपके पास आऊंगा मैं, आपकी बात सुनिए। लड़ाई अगर आप लोग करते हैं सीट के लिए, मारामारी आपके यहाँ पर होती है, लेकिन आरोप हर जगह बीजेपी पर लग जाता है। गिरी साहब,
ऐसा कैसे कर लेते हैं आप लोग? अब सुनिए, हिमांशु जी, एनडीए गठबंधन हिमांशु में- जी, हिमांशु जी, कम से हाँ। कम प्रोफेसर साहब प्रोफेसर हैं तो धर्मेंद्र और धनंजय का फर्क जानते होंगे। अगर आपने मेरा नाम लिया है तो जिस तरह से मैंने ध्यान से उन्हें सुना, कम से कम असहमतियों के सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। और सच सुनने का थोड़ा सा धैर्य रखिए, इस बात के लिए धैर्य रखिए कि अगर जनता जानती है कि पिताजी को मन से ढकेल कर आपने पार्टी ली थी, लेकिन वो जनता जानती है। आप दलितों की बात करते हैं, देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने एक FIR लिखवाया था, जिसमें लिखवाया था कि सपा के गुंडों ने, ये शब्द उनके थे कि सपा के गुंडों ने मुझ पर प्राणघातक हमला किया। विषय वो नहीं है। विषय आज सबसे बड़ा ये है हिमांशु जी कि जिस 37 पर ये ठिला रहे हैं, उसी प्रदेश में 73 सीटें पा करके हम जनता के चरणों में सर झुकाकर खड़े थे। 73, ये 37 पर इतना है, हम 73 पर सर झुकाए खड़े थे। ये देश प्रदेश की जनता अच्छे से देख रही है। दूसरा, ये तुष्टीकरण के चैंपियन बनने की लड़ाई विपक्ष में शुरू से है कि मुल्क के ऊपर मुसलमान, और इसका भुगतान देश देख चुका है। 47 में जो हुआ उस देश को कोई छुपा हुआ नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करेगा, सेकुलरिज्म में कोई सुरमा बात नहीं करेगा, कोई चैंपियन बात नहीं करेगा, बल्कि बात यह होगी कि आप सपा के जो अब्बू हैं, वो अब्बू सपा के मुखिया के सामने खड़ा होकर के कहते हैं कि भाई अगर मुसलमान को कुछ हुआ, हमारे मुसलमान होना चाहिए, मुसलमानों को कुछ हुआ ठीक नहीं होगा। मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं आप, पहले मैं बताऊं आपको, आप मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। आपके पास ना शब्द है, ना चयन है, ना बोलने की शैली आपके पास है। पहले जाके सीखिए इसको। धनंजय जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आपके यहाँ ना परिवार है, आपके यहाँ परिवार है, ना माता का पता, ना पिता का पता, ना पत्नी का पता, ना भाई का पता, ना बहन का पता। आप जैसे लोग क्या समाज में देंगे मुझे बताइए? बहुत गलत फैमिली को समझ ही नहीं सकते। प्रोफेसर साहब, आप कुछ भी आप बोल के कितने चले शिक्षित जाइए। हैं? आप कितने शिक्षित हैं प्रोफेसर साहब? प्लीज आप इस तरह की बातें मत करिए, किसी के माता पिता भाई बहन पर आप मत आइए। उन्होंने क्या बोला? समाज कितना बड़ा जाहिल, ये नाजायज औलाद, ये सपा की नाजायज औलाद। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 इस तरह की बातें मत कीजिए, प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए, प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए, प्लीज डाउन, प्लीज डाउन। नहीं नहीं नहीं, गलत शब्द प्लीज एक दूसरे को मत बोलिए। आप लोग बहुत शिक्षित हैं, आप लोग बहुत शिक्षित हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप एक बड़े पद पर हैं, बड़े ओहदे पर हैं। आप जब बोलते हैं लोग आपको सुनते हैं। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो गलत संदेश जाएगा। प्लीज समझिए, प्लीज समझिए। अभी हो गया, लेकिन प्लीज मत बोलिएगा। धनंजय जी, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी है भाई? मैं तो जो सारी बात वही कह रहा हूं जो मन से हुई है, जो देश ने देखा है। इनके पार्टी के अबू आदमी नेता नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दे कि हमारे अबू आदमी नहीं है नेता, कह दे कि हमारे नेता नहीं है। भाई इस मंच से कहा है कि अगर 2 जीते हैं, अगर 8-10 जीत जाएं तो मजाल है कि कोई मुसलमानों का कुछ कर दे। ये तो मुल्क ऐसी तैसी कर दे और वोट की मुनाफत और बकारी के ये बात वोट के लिहाज के लिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब इस पर धर्मेंद्र यादव जी आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए वो बहुत फेमस डायलॉग है ना, करिए मीटिंग मीटिंग, कीजिए मीटिंग मीटिंग, और वो बोलते हैं हलवा मीटिंग। तो अबू आदमी ने वही कर दिया। आप खेलते रहिए मीटिंग मीटिंग, बता दीजिएगा 5 नहीं तो 25। ये तो आप लोग कर चुके हैं ना, बोल चुके हैं। तो अगर आप 25 उतारेंगे तो वहां पर दिक्कत होगी कांग्रेस वगैरह सब। बातें कही हैं। हिमांशु जी, इस देश का संविधान किसको इजाजत देता है कि किसी नागरिक को चाहे किसी भी दिखाए, इसको इजाजत देता है और दंगा करवाए? देश ने देख लिया। नहीं यादव जी, प्लीज धर्मेंद्र यादव जी, क्या टप्पू बन के खड़े थे, ये इस देश ने देखा। देश ने बोलिए ना धर्मेंद्र यादव जी, आप ही को सुन रहे। धर्मेंद्र जी सुनिए एक मिनट। हाँ क्या रोकिए तो पहले, बोलिए गिरी साहब एक मिनट, धनंजय गिरी साहब एक मिनट। इस देश का संविधान किसको इजाजत देता है कि किसी धर्म के मानने वाले को आंख दिखाए? कोई कानून का राज है कि नहीं? रूल ऑफ लॉ है कि नहीं? है तो ये अबू आदमी से पूछे उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो अबू आदमी से पूछिए ऐसा क्यों कहा? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कार्रवाई करी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से कार्रवाई नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी कौन होती थी बहराइच में दंगा करवाने के लिए? मुझे बता दीजिए। बहराइच में जब दंगा हुआ, मरा कौन? अच्छा, बहराइच में दंगा हुआ वो बीजेपी ने कराया, आपके पास सारे सबूत सारे साक्ष्य हैं। तो आप एक बड़ी पार्टी के हैं, आप जाइए कोर्ट में अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पास साक्ष्य हैं, FIR करा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे की हत्या हो जाती, तो ये तो सत्ता के भूख में अपने पार्टी के विधायक के बेटे की हत्या भी करवा सकते हैं सीट जीतने के लिए। सुनिए फिर इनके बारे में आप क्या बात करेंगे? मुझे बताइए बहराइच में क्या हुआ? हिंदू की जान गई, मुसलमान। देखिए अब आप लोग अलग ट्रैक पर ले जा रहे हैं, लेकिन एक बात यहां पर सबको दिखता है कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो उनके कायदे उनके कानून चलेंगे और कांग्रेस को सुनना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में अगर समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं भी है
तो भी उनके कायदे उनके कानून चलेंगे। मीटिंग आप खेलते रहिए, हम तो 5 पे कर दिया है घोषित पहले ही, और नहीं होगा तो 25 पे कर देंगे। डैमेज कौन होगा? महाविकास अघाड़ी होगा। और फिर कहते हैं कि ये सब करवाया है तो बीजेपी ने करवाया है। ये बहुत गलत है। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।